नाज़रीन, ये है ज़ुमान लाइट हाउस, जिसे गार्ड करने के लिए आपको $1.2 मिलियन एनुअल सैलरी दी जाएगी, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 33 करोड़ रुपया। इस नौकरी की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं हो। जब दिल करे आराम करे और जब चाहे काम करे, फिशिंग करे या कुछ भी एंजॉय करे। मगर इसमें अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है। दूसरी खबर सुनने के बाद आप भी ये जॉब करने का सोचेंगे भी नहीं। लेकिन आखिर इस जॉब में ऐसी क्या खास बात है जो इतनी ज्यादा सैलरी देती है? तो जानेंगे सारा हकीकत आज की इस वीडियो। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक ज़ुमान लाइट हाउस को गार्ड करना है। ये लाइट हाउस ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पहुंचना और वहां रहना इंतहाई मुश्किल और खतरनाक होता है। लेकिन अगर आप भी इस जॉब के बारे में जानने और इसे अपनाने का सोच रहे हैं तो इससे पहले ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको वो तमाम अहम बातें बताने वाला हूँ जो आपको मालूम होनी चाहिए। नाज़रीन, पहली बात ये है कि इस जॉब में आपको मुकम्मल तौर पर तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द बात करने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। शायद कुछ वक्त के लिए ये तन्हाई बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है कि इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों की लहरें कई मीटर तक बुलंद हो सकती है और यही वजह है कि यहाँ हर वक्त जान जाने का खतरा बरकरार रहता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन लाइट हाउसेस को बनाने का मकसद क्या है? इस बात को समझने के लिए हमें वक्त में कई साल पीछे जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में जब ना सड़कें हुआ करती थी और ना ही गाड़ियाँ, उस जमाने में लंबे सफर के लिए पानी सबसे बेहतरीन जरिया था। उस दौर के सेलर ज्यादातर रात के वक्त सफर किया करते थे। ऐसे ही एक रात एक कैप्टन अपने शिप में सफर कर रहा था। पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिन्हें वो देख न सका। अचानक शिप चट्टान से टकरा गई और इसमें सुराख होने की वजह से शिप डूब गई। इस हादसे के बाद कैप्टन के मन में एक सवाल आया कि कोई ऐसा हल जरूर होना चाहिए जो शिप चलाने वालों को इन खतरात से पहले ही आगाह कर सके। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त सेलर को ये मालूम नहीं होता था कि जमीन किस तरफ पर है या वहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता कौन सा है। उस वक्त की ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। नाज़रीन, अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की तामीर की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में समंदर के किनारे पर सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था और वहाँ का रूलर था प्टोलेमी। उस दौर में यह इलाका ट्रेडिंग के लिए दुनिया का सबसे अहम मरकज समझा जाता था। दूर दराज के इलाकों से तिजारती जहाज यहाँ आते थे, लेकिन इस किंगडम के रूलर के लिए एक प्रॉब्लम का भी सने से बना हुआ था। प्रॉब्लम यह था कि शहर तक पहुँचने के लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़ता था वो रास्ता पानी के नीचे छुपी बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा हुआ था। जब ट्रेड के लिए जहाज रात के वक्त वहाँ से गुजरते तो इन पथरीली चट्टानों की वजह से जहाजों में सुराख हो जाते और वो डूब जाते। इस प्रॉब्लम से यहाँ के किंगडम के इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए किंग प्टोलेमी ने अपने वक्त के सबसे माहिरीन आर्किटेक्चर को बुलाया ताकि इनसे मदद ली जा सके। दोनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये था कि एक बहुत बड़ी रोशनी का मीनार बनाया जाए जो शिप के कप्तानों को रास्ता दिखाने के साथ साथ पानी के नीचे मौजूद चट्टानों से भी आगाह करे। किंग को ये मंसूबा बेहद पसंद आया और इनकी अप्रूवल के बाद आर्किटेक्चर ने फौरन काम शुरू कर दिया। लेकिन उन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि जो चीज वो बना रहे हैं वो इंजीनियर की दुनिया का एक बिगेस्ट इन्वेंशन बनने वाला। फिर जल्द ही लोगों ने देखा कि सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के किनारों पर एक बुलंद और रोशन मीनार नजर आने लगा, जिसे बाद में लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा गया। इसकी ऊंचाई 380 फीट थी और इससे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। रोशनी के लिए इसके ऊपर रोजाना एक बड़ी आग जलाई जाती थी। ये लाइट हाउस दुनिया के 7 एशियन अजूबे में शामिल किया गया, लेकिन ये सिर्फ अपने साइज की वजह से हैरानकुन नहीं था, बल्कि इसका डिजाइन सबसे अनोखा और जीनियस था। जैसे ही लाइट हाउस मुकम्मल हुआ और इसकी खबर फैली तो दूर दराज के सेलर ने सुकून का सांस लिया। दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेलर के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन चुका था। एंड फिर यहाँ से लाइट हाउस का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारों पर बनाया करती थी, लेकिन वक्त
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سمندری تجارت میں اضافہ ہوا تو سمندر کے اندر موجود پتریلی چٹانوں کے قریب بھی لائٹ ہاؤس بننا شروع ہو گئے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس پر روشنی کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی کیونکہ اس پہ روزانہ بہت ساری لکڑی اور آئل کا استعمال کرنا پڑتا تھا، جس پہ کافی زیادہ خرچہ آتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کینڈل لیمپس، گیس لیمپس اور آئس لیمپس آنا بھی شروع ہو گئی، لیکن پرابلم پھر بھی وہی تھی کہ آگ کی لائٹ زیادہ برائٹ نہیں پاتی تھی۔ پھر جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی اور لائٹ بلب کا انونشن ہوا تو لائٹ ہاؤس بھی بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئی۔ حالانکہ یہ روشنی آگ سے بھی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی یہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میلوں دور تک پہنچ جائے۔ تو پھر لائٹ ہاؤس کو کس طرح ریفلیکٹ کیا جائے؟ 1810 تک یہ ریفلیکٹر لائٹ کے پیچھے لگایا جاتا تھا۔ پھر انجینئرز نے ڈسکور کیا کہ اگر روشنی کے سامنے لینس رکھا جائے تو روشنی زیادہ فوکس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیلنج سامنے آیا کہ جتنا لینس موٹا ہوگا اتنی ہی روشنی کم ہوگی۔ شاید یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا، لیکن یہاں پر انٹری ہوتی ہے فرینچ انجینئر پریشنل کی۔ انہوں نے لینس کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے موڈیفائی کیا کہ ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طرح پھیلی ہوئی لائٹ کو ایک ہی سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جاتا تھا۔ آج زیادہ تر لائٹ ہاؤس کو انجینئر پریشنل نے ایک نئے انداز پر ڈیزائن کیا ہے اور اب لائٹ کو میلوں دور سے بھی آرام سے دکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لائٹ ہاؤس کی مدد سے سیلر کو خطرے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔